कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बीए सेकंड ईयर में हमारा छंद टॉपिक कंप्लीट हो गया है और हमने अंधेर नगरी नाटक भी पढ़ लिया है। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे फर्स्ट पेपर की 5वीं इकाई में काव्य हेतु। काव्य हेतु को कविता शक्ति भी कहा जाता है, अर्थात वह कारण जिसके कारण क्या है, कवि काव्य की सृजन करता है, उसकी रचना करता है, किस कारण से वह काव्य की रचना करता है। काव्य रचना का सामर्थ्य प्रदान करने वाले साधन ही क्या है, काव्य हेतु कहलाते हैं। व्यक्ति के अंदर क्या है, ज्ञात अज्ञात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक शक्ति होती है उसके अंदर, जो उसे प्रेरणा देती है काव्य की रचना करने के लिए। हमारे जो संस्कृत के आचार्य हैं उनके अनुसार क्या क्या काव्य के हेतु हो सकते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो संस्कृत के आचार्य हैं, आचार्य भामा, जिन्होंने अपनी पुस्तक काव्य अलंकार के अंदर क्या है, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही काव्य का हेतु माना है। उसके बाद हमारे दूसरे संस्कृत के आचार्य हैं दंडी, जिन्होंने क्या है, प्रतिभा को, शास्त्र के ज्ञान को और आनंद को, इन तीन को क्या है, काव्य का हेतु माना है, जिसके कारण काव्य का सृजन होता है। उसके बाद है वामन आचार्य। जो वामन है उन्होंने एकमात्र प्रतिभा को ही कविता का बीज कहा है। इन्होंने अपनी पुस्तक अलंकार काव्य अलंकार सूत्राणी में काव्य का एकमात्र हेतु प्रतिभा को ही माना है, जो कविता शक्ति का बीज है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आनंदवर्धन। इनकी जो पुस्तक है ध्वन्यालोक, उसके अंदर क्या है, इन्होंने प्रतिभा को ही उत्कृष्ट काव्य रचना का कारण माना है। उसके बाद राजशेखर आचार्य आते हैं, जिन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति, इन दो को ही काव्य का हेतु माना है। उसके बाद है मम्मट ने क्या है, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को ही काव्य का हेतु माना है। आपने देखा कि आचार्य भामा, दंडी, वामन, राजशेखर, आनंदवर्धन और अंतिम जो आचार्य थे मम्मट, उन्होंने क्या है, सभी ने ही प्रतिभा को प्रथम स्थान दिया है, अर्थात प्रतिभा को सभी ने ही लिया है काव्य का हेतु। ठीक है। यानी कि प्रतिभा होने के कारण ही क्या है, काव्य की रचना होती है। अब इन आचार्यों ने जो काव्य हेतु बताए हैं, उसके आधार पर काव्य के मुख्य 3 ही काव्य हेतु माने गए हैं। ठीक है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो अब हम प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्रतिभा। यह कविता शक्ति का सर्वप्रथम हेतु है। कैसे? जिस प्रकार हम बीज के बिना पौधे की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार प्रतिभा के बिना काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि उसके अंदर प्रतिभा है, जन्म से ही वो प्रतिभा है, वो कौशल है, जिसके आधार पर उसमें कविता करने का सक्षम या उसके अंदर शक्ति उसके अंदर आई है, वो कविता करता है, अर्थात काव्य की रचना करता है। अब हम प्रतिभा को जानेंगे। प्रतिभा क्या है? जो हमारे अंदर नए नए विचार आते हैं, भाव आते हैं, उनको जो उन्मेषित करती है या उनको जागृत करती है, उस जागृत करने वाली प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान को ही प्रतिभा कहते हैं। कवि क्या है, अपनी कविता शक्ति से क्या है, या अपनी प्रतिभा शक्ति से क्या है, दृष्ट अदृष्ट, लौकिक अलौकिक जो घटनाएं हैं, प्रसंग हैं,
उनको साक्षात प्रस्तुत कर देता है। आपने देखा होगा कि कवियों के लिए एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात कवि अपनी प्रतिभा शक्ति, कल्पना शक्ति या उनके भाव विचारों से वो जहाँ रवि नहीं पहुँच सकता वहाँ पहुँच जाते हैं। यह उनके अंदर की प्रतिभा ही है, उनके अंदर का कौशल ही है या प्रेरणा शक्ति ही है, जिसके आधार पर क्या है वो ऐसा करने में समर्थ हो पाए हैं। अर्थात सर्वप्रथम जो है प्रतिभा को भी काव्य का मुख्य हेतु माना गया है। अब प्रतिभा दो प्रकार से हो सकती है मनुष्य के अंदर, या तो उसके अंदर जन्म से ही है वो प्रतिभा, उसकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी है, जन्म से ही उसके अंदर, बचपन से ही उसके अंदर काव्य रचनाएं करने का, चाहे वो साहित्य लिखने का जो उसके अंदर कौशल है वो जन्म से ही उसके अंदर है। और दूसरा क्या हो सकता है, जन्मजात संस्कारों द्वारा, कि उसको संस्कार मिले हैं, उनकी पीढ़ी में ऐसा चला आ रहा है। जैसे हम संगीतज्ञ देखते हैं कि सदियों से उनकी पीढ़ी चली आ रही संगीत के क्षेत्र में, तो वो आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको, उसके अंदर वो खून में ही वो संस्कार आ गए हैं, तो वो उसमें अपने आप में दक्षता हासिल कर लेता है। उसी प्रकार क्या है, काव्य की सृजन करने में भी क्या है, जन्मजात संस्कार भी हो सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे दूसरे नंबर पर व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या है, लोक जीवन में हम जो परस्पर व्यवहार करते हैं उसके आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहते हैं व्युत्पत्ति। आप कबीर के दोहे पढ़ लो, रहीम दास की रचनाएं पढ़ लो, है ना, इनके अंदर क्या है, आपको लोक जीवन, लोक व्यवहार का ज्ञान बहुत अच्छे से दर्शाया नजर आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कबीर के समय में क्या था कि जनता जो है ये पंडों के और मतलब अंधविश्वासों में इतनी उलझी हुई थी, और उसमें क्या है वो इनको ठग रहे थे, इनके साथ मतलब कि इनकी जीवन पूंजी को ही लूट रहे थे, तो अंधविश्वासों में इनको चारों तरफ से घेरा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, आम जनता को उस चीज़ से निकालने का प्रयास किया। अपनी रचनाओं के अंदर इन्होंने इस तरह के दोहे लिख डाले कि जिससे आम जन को इनकी सच्चाई के बारे में पता चले। रहीम के दोहे आप पढ़ते हैं, कबीर के दोहे पढ़ते हैं, उनके अंदर आपको लोका अनुभव भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप कबीर तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कबीर क्या थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, जगह जगह घूमते रहते थे, तो उनका लोक अनुभव क्या है इतना विस्तृत हो गया था कि उनके हर दोहे के अंदर आपको व्यवहारिक जीवन का ज्ञान ही प्राप्त होता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी काव्य का सृजन किया जा सकता है। व्यक्ति लोक व्यवहार से जो ज्ञान प्राप्त करता है उसके आधार पर भी अपने विचारों को काव्य में व्यक्त कर सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अभ्यास। अभ्यास क्या है, निरंतर लगातार हम जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसको अभ्यास कहते हैं। आपने देखा ही होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यह एक प्रमुख पंक्ति ही कही गई है अभ्यास के लिए। जो निरंतर अभ्यास करते हैं वे उस कार्य को करने में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं, सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, अभ्यास के द्वारा भी काव्य सृजन करने में व्यक्ति सफल हो सकता है। अतः निरंतर अभ्यास भी क्या है, काव्य का मेन हेतु माना गया है। इस प्रकार से काव्य हेतु आपको समझ आ गया होगा कि हेतु का अर्थ होता है कारण, जिसके कारण काव्य का सृजन होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास।